अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं संकट बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश में आने वाली आपकी एक एक पूंजी की सुरक्षा के लिए भी आपको पूरी गारंटी देता है। और इसके लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की सरेआम हत्या के बाद योगी आदित्यनाथ का ये पहला पब्लिक प्रेजेंस था। यानी सार्वजनिक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ इस हत्या के बाद, जिसको लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ था, उत्तर प्रदेश में तरह तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन विपक्ष सन्नाटे में था। मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं कि जब योगी आदित्यनाथ अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद लोगों के सामने आए, सार्वजनिक मंच पर आए, तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने जो कहा वो आप सुनेंगे, लेकिन जो भाव भंगिमा थी मुख्यमंत्री की, उससे बहुत कुछ अनुमान लग रहा था। अनुमान ये भी लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल इस वक्त बन गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी को किस तरह का राजनीतिक लाभ होने जा रहा है। एक माहौल ये भी है कि इस घटना ने विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। विपक्ष की बोलती इसलिए बंद कर दी है क्योंकि विपक्ष इस मामले में कुछ कह के अपना राजनीतिक नुकसान नहीं करना चाहता है। ये बात बिल्कुल साफ हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने या बसपा की नेता मायावती ने इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो एक ट्वीट से ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। देश के अलग अलग जगहों से नेताओं के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार ने इस पर बात की है, तेजस्वी यादव ने, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इस पर बात की है, असदुद्दीन ओवैसी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको लेकर एक तीखी प्रतिक्रिया दी थी और योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगा था। लेकिन उत्तर प्रदेश के विपक्षी नेता, खास तौर पर अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर एक तरह से चुप्पी साध ली है। उनका एक ट्वीट जरूर सामने आया था और उसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम पर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने अपने आप को बोलने से रोक रखा है। पार्टी की ओर से एक बयान भी आया था, इस घटना की निंदा की गई थी, लेकिन इसको लेकर अब वो ज़्यादा तूल देना नहीं चाहते हैं, ज़्यादा इस पर बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि इसको लेकर उन्हें राजनीतिक नुकसान हो सकता है। अब सवाल उठता है कि ये एक ऐसा कांड है जिसको लेकर विपक्ष के तमाम नेता बोल रहे हैं, तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ये क्या कानून व्यवस्था है जिसके दावे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर करते रहते हैं। कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश एक नए प्रदेश की ओर बढ़ गया है और उत्तर प्रदेश में अब कानून व्यवस्था एक ऐसी स्थिति में आ गई है जिसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। जीरो टॉलरेंस की बात बार बार होती है, लेकिन एक माफिया डॉन को इस तरह से पुलिस सुरक्षा में गोली से भून दिया जाता है, मार दिया जाता है, और उसके बाद विपक्ष के नेता इस तरह से चुप्पी साध लेते हैं। तो सवाल उठता है कि ये ऐसा क्यों है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, पंचायतों के चुनाव होने जा रहे हैं, और ऐसे में कोई भी विरोधी दल का नेता इस तरह की हत्या के खिलाफ में बोलकर अपराधियों के समर्थन में खड़ा होना नहीं चाहता है। और आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नैरेटिव बदल दिया है, ये ऐसी घटना है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, क्योंकि इस तरह से भारत में कानून व्यवस्था ऐसे नहीं चलती है। कानून व्यवस्था का मतलब होता है कि सरकार अपना काम करती है, न्यायालय अपना काम करती है, लोकतंत्र के जितने स्तंभ हैं अपना अपना काम करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस घटना में लोकतंत्र के तीनों स्तंभ ने किस तरह की भूमिका निभाई है। लोकतंत्र के चौथा स्तंभ की भूमिका भी आप देख रहे हैं। चौथा स्तंभ यानी मीडिया, इसमें मीडिया कातिल के तौर पर सामने आया।
मीडिया का वेश बनाकर कातिल सामने आया और उसने गोलियों से भून दिया। पुलिस की सुरक्षा में पुलिस के 2 पुलिस वालों के बीच हाथ डालकर उसने अतीक अहमद के सिर पे गोली मार दी और सरेआम हत्या हो गई। लेकिन इस घटना के बाद भी अगर विपक्ष चुप्पी साधे हुए है तो इसकी वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से नया नैरेटिव गढ़ दिया है। और वो नया नैरेटिव ये है कि जनता की नज़र में, कानून की नज़र में ये सब गलत हो सकता है, लेकिन जनता की नज़र में ये एक ऐसा काम है जिससे भारतीय जनता पार्टी के वोट बढ़ सकते हैं, जिससे योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ सकती है और बढ़ रही है। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर आम लोगों की जो धारणा है वो यही है कि योगी आदित्यनाथ एक ऐसे राजनेता के तौर पर हमारे सामने आए हैं जो कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपराधियों को उनकी ही भाषा में उनको सबक सिखा रहे हैं। कानून की नज़र में ये सब कुछ गलत है और निश्चित रूप से इसकी आलोचना होनी चाहिए, हो भी रही है। जहाँ जहाँ हो सकती है, जो जो लोग कर सकते हैं वो कर भी रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का विपक्ष चुप्पी साधे हुए है और ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जीत है। भारतीय जनता पार्टी की ये जीत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि निकाय चुनाव से पहले ये घटना सामने आई है। अब इस घटना का विश्लेषण हो रहा है कि इसके पीछे क्या राजनीतिक साजिश है, क्या राजनीतिक षड्यंत्र है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना का लाभ लेने के लिए इसको प्लान किया, या कौन लोग हैं, ये गैंगवार है, क्या किसी दूसरे गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि क्या अतीक किसी नेता का, किसी बड़े नेता का, किसी विरोधी दल के नेता का कोई काला अध्याय खोलने जा रहा था और क्या किसी भाड़े के शूटरों के जरिए इस घटना को अंजाम दिया गया। तो तरह तरह के थ्योरीज पर काम चल रहा है इस घटना को लेकर, लेकिन योगी सरकार ने जिस तेजी से इस घटना की जांच के लिए एक समिति बना दी है, इसके लिए एक SIT गठित कर दी है जो पुलिस जांच को सहयोग करेगी या पुलिस जांच पर मॉनिटर करेगी। और इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले में एक ऐसी भूमिका बना दी है अपनी, जिसको लेकर वो आज जितने कॉन्फिडेंस के साथ वो आज इस समारोह में बोल रहे थे उसके बहुत बड़े मायने हैं। और इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि आप समझ सकें कि योगी आदित्यनाथ की भाव भंगिमा क्या कह रही है और इस घटना से भारतीय जनता पार्टी को किस तरह का राजनीतिक लाभ मिलने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ अपने किसी भी संबोधन में जो बातें करते हैं वही बातें कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए, जिस तरह की बातें वो उत्तर प्रदेश को लेकर कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है योगी आदित्यनाथ की भाव भंगिमा, जिस भाव भंगिमा में वो आज बात कर रहे हैं। एक सरकारी कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल हो रहे थे, चूँकि मेगा टेक्सटाइल पार्क का एक कार्यक्रम था ये। और इसमें जो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की बातें की हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश को बदलने की बात की है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के सवाल पर उत्तर प्रदेश अब समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, ये जो दावा किया है, उत्तर प्रदेश में निवेश की क्या स्थिति है और किस तरह से उन्होंने पूरे माहौल को बदल दिया है, इसकी बात की है। और ये सारी बातें उन्होंने जो है बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली इस बात को रखा है। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले दो बातों के लिए, यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही, उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे।
लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ, एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है, वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। आप कहीं से भी आएंगे, नेपाल से आएंगे तब भी, बिहार से आएंगे तब भी, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, ये सभी 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली, विद्युत की आपूर्ति मात्र 4 जनपदों में हो पाती थी, 71 जनपद अंधेरे में रहते थे। और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और धन्यवाद देता हूं माननीय श्री पीयूष गोयल जी का कि उस समय ये ऊर्जा मंत्री भी थे जब मैं सरकार में आया था। इन्होंने आकर के हमारे साथ पहला एमओयू इन्होंने ही हमारे साथ किया था, उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। 1,21,000 से अधिक गांवों में हम लोगों ने तब विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से, आप सोचिए कि इन गांवों में कभी आजादी के बाद बिजली नहीं मिली थी। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श और इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।